अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर जहां आरा शम्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट के मुतल्लिक है। आज हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इफ़ेक्टिव टीचिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस को देखेंगे। इस पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं वो डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल मीर साहब हैं। डॉक्टर साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब इस फील्ड में अरसा कई साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम टीचिंग और लर्निंग की बात करते हैं, तो जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम बिहेवियर्स की बात करते हैं, हम नॉलेज की बात करते हैं, हम स्किल्स की बात करते हैं। हमें चेंज लाना होता है इन 3 एस्पेक्ट्स में। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि एक्चुअली बिहेवियर क्या चीज़ है, क्योंकि हम नॉर्मली जब बिहेवियर का वर्ड बोलते हैं तो हम इसको एक ले पर्सन की तरह यूज़ करते हैं या जानते हैं, लेकिन जब M.Ed B.Ed के स्टूडेंट्स की बात आती है, जब टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बात आती है, तो बिहेवियर की एक स्पेसिफ़िक डेफिनेशन है। तो आप हमसे ये शेयर करें कि एक्चुअली बिहेवियर क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने मौका दिया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और उनको कुछ मालूमात शेयर कर सकूं। और बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज़ किया बिहेवियर से मुतलिक। बिहेवियर को सिंपल अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें ना, तो हम ये कहते हैं कि योर एक्शंस आर योर बिहेवियर। जो हमें ऑब्जर्वेबल एक्शंस आपके हैं वही बिहेवियर आपका है। लेकिन इस पे बहुत सारे स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो बिहेवियर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बिहेवियर डेवलप कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन इसलिए कर दूं कि स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाएगी कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ स्टिमुलस, ये एक स्कूल ऑफ थाट है जो ये कहता है कि बिहेवियर ऐसे डेवलप होता है। सबसे पहले आप किसी चीज़ में स्टिमुलस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉल पॉइंट है तो बॉल पॉइंट की ग्रिप, उसकी इंक, उसका कलर, उसका राइटअप, ये सारे स्टिमुलस हैं उस बॉल पॉइंट के अंदर जो मेरी परसेप्शन बनाएंगे उस बॉल पॉइंट के बारे में। ठीक है। जब मेरी परसेप्शन बनेगी 5 सेंसेस के थ्रू प्लस स्टिमुलस के थ्रू, तो वो परसेप्शन मेरे फिर बिलीव्स, मेरे एक्सपीरियंसेस उस चीज़ के बारे में, उस बॉल पॉइंट के बारे में, मेरा एटीट्यूड फॉर्म करेंगे उस बॉल पॉइंट के बारे में। अब जब मेरा एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, अब एटीट्यूड के भी 3 कंपोनेंट हैं। अब उसको आप कॉग्निशन में भी देखते हैं, उसको आप फीलिंग में भी देखते हैं और फिर साइकोमोटर में भी। अच्छा। तो या तो आप लाइक करेंगे उस बॉल पॉइंट को और आप ख़रीद लेंगे। ठीक है। जब आप वो बॉल पॉइंट ख़रीद लेंगे और उसको लिखना शुरू कर देंगे, उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो वो उसका साइकोमोटर कंपोनेंट आएगा जो कि बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे एटीट्यूड जो हम सोचते हैं वो बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हो, लेकिन हम बिहेवियर को इसी तरह डिफ़ाइन करेंगे कि जो हमारे एक्शंस हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल हैं, वो बिहेवियर कहलाते हैं। और इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि बिहेवियर जो है ना वो लर्नड होते हैं। अच्छा। और कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बिहेवियर जो है ना वो इनबोर्न भी होते हैं। जो हम एक्शंस करते हैं वो हम इनबोर्न कुछ चीज़ें लर्न करके लाते हैं। तो दोनों सूरतों में बिहेवियर जो है वो एक्शंस हैं और ये चेंजेबल हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इन्वायरमेंट चेंज होती है, आपकी लर्निंग चेंज होती है, आपका एक्सपीरियंस बदलता है, आपकी एजुकेशन बदलती है, तो आपका बिहेवियर बदलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी इसको हम देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, हम चूँकि यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो इसमें बिहेवियर मैनेजमेंट के नाम से एक टॉपिक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि एक्चुअली बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है। बेसिकली एक प्रोसेस, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के तौर पे लेते हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स के एक्शंस को मैनेज करना है ना, तो वो एक सर्टेन प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे उस बिहेवियर को या उन एक्शंस को मैनेज करने के लिए। तो बिहेवियरल मैनेजमेंट बेसिकली इट्स अ प्रोसेस टू मैनेज द एक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स और टू मैनेज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है सिस्टमैटिक। तो इसका मतलब है कि हम ये जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस हैं, ये जो ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं, इनको हम अकॉर्डिंगली मैनेज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं चाहते कि ये हम स्टूडेंट्स में देखें, जिसको मैं इस तरह से कहूँगी कि अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स जिनको कहेंगे, वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो एक टीचर नहीं चाह रहा होता कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स का वो देखे?
अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अनडिज़ायर्ड बिहेवियर की टर्म भी यूज़ की जाती है और बैड बिहेवियर्स की टर्म भी यूज़ की जाती है। मोस्टली जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं वो बैड बिहेवियर की टर्म यूज़ करते हैं, और सोशलॉजिस्ट जो है ना वो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर की टर्म यूज़ करते हैं जनरली बुक्स के अंदर भी। अच्छा, ये अनडिज़ायर्ड बिहेवियर क्या है? असल में जो भी स्कूल या इदारा है ना वो अपने कोई रूल सेट करता है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन रूल्स को फॉलो करें। जिस तरह का बिहेवियर डिज़ायर्ड है स्कूल के अंदर और क्लासरूम के अंदर वो स्टूडेंट करें। मिसाल के तौर पर रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। अब ये रिस्पेक्ट टू द एल्डर एक बिहेवियर है जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है, और जब स्टूडेंट डिसरिस्पेक्ट करेगा, चाहे टीचर की करेगा, चाहे कुलीग की करेगा, चाहे अपने दोस्त की करेगा, तो वो डिज़ायर्ड बिहेवियर अनडिज़ायर्ड हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ऐसे कई जो है ना वो एक्शंस करते हैं जो बैड बिहेवियर में आते हैं या बैड एक्शंस में आते हैं। मिसाल के तौर पर वो बुलिंग करते हैं, ठीक है, और इसी तरह वो प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, नुकसान देते हैं। इसी तरह वो जैसे मैंने भी कहा कि डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ज़ाहिर क्लासरूम के अंदर करते हैं, जैसे शोर शराबा करना, किसी की चीज़ चुरा लेना, थेफ्ट कर लेना। तो ये सारे बिहेवियर्स हैं जो बैड बिहेवियर्स में आते हैं, तो डेफिनेटली ये अनडिज़ायर्ड भी हैं। ठीक है, तो फिर हमें ये भी बताएं कि हम इनको कैसे डील करें, हम कौन से तरीके अख्तियार करें कि हम इन बैड बिहेवियर्स को डील करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये वो अनडिज़ायर्ड चीज़ें हैं जो कि हम नहीं चाह रहे होते कि क्लासरूम में हो। इसके साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है अफेक्ट होता है, तो हम इनको कैसे डील करें, एक टीचर क्या करे फिर? अच्छा, ये मेरा अपना ज़िंदगी का भी एक्सपीरियंस है ना। जो बैड बिहेवियर्स होते हैं या अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स हैं, उनको डील करने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो टीचर को करनी चाहिए वो ये ना, कमांड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मसलन आपके आधे जो मसाइल हैं क्लासरूम के बिहेवियर्स के, वो आपके सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होने से ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी टीचर को अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर दूसरी बात अहम ये है कि आप उनके लिए कोई रिसोर्सेज, इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज, रेलिवेंट रिसोर्सेज और एडुकेट रिसोर्सेज जो है ना वो उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास जो मटेरियल रिसोर्सेज ही नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होते या दिलचस्प, उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। अच्छा, फिर रिसोर्सेज के अलावा आप जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें उनके लिए, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ वो प्रैक्टिकल नेचर की होनी चाहिए और उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है ना वो आप ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, विद इन द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसके अलावा हम ज़ाहिर है बिहेवियर्स को डील करने के लिए और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम रिवार्ड पनिशमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हम बाज़ दफ़ा उनके अच्छे कामों को हम रिवार्ड देते हैं और उनके बुरे कामों के ऊपर उनको पनिश भी करते हैं, या उनको सज़ा का भी। वैसे तो पाकिस्तान में सज़ा देना, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है, मार नहीं प्यार, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल बैंड है, और हम रिवार्ड की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि चलें कुछ उनको आप डिस्टिंक्शंस दे दें, कुछ प्राइज़ दे दें, कोई उनको ट्रॉफ़ी दे दें, तो इस तरह के उनको इवन अप्रिसिएशन नहीं कर दें, आप यही कह दें ना कि बहुत अच्छा काम बेटे आपने किया, तो उनके लिए ये भी एक मोटिवेशन होती है काम करने के लिए ना। तो इसके अलावा कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क करवाएं, ठीक है, उनको ग्रुपों में टास्क दे के काम करवाएं। फिर एक बड़ा अच्छा ये है कि आप काउंट डाउन स्ट्रेटजी यूज़ करें, ठीक है। अब काउंट डाउन स्ट्रेटजी ये है कि आप उनको टास्क दे के, तो आप उनको बता दें कि अगले 5 मिनट में आपने ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद आपने अगले 10 मिनट में ये करनी है, और यानी उसका एक काउंट डाउन चला दें। यानी आपने टाइम बाउंड कोई एक्टिविटी दे दी है, वो उसको फॉलो करते हुए अपना वक्त गुजारेंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप उनको ना सेल्फ एवेल्यूएशन की तरफ लेके आएं। आप कोई काम उन्हें दें और उन्हें कहें कि आप सेल्फ एवेल्यूएट करें अपने वर्क को कि आपने क्या किया है, ताकि उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर की तरफ ना जाए, अनडिज़ायर्ड बिहेवियर की तरफ ना जाए, और वो इन्वॉल्व रहें एक्टिविटीज़ में। इसी तरह आप पीयर एवेल्यूएशन करवा सकते हैं। लाइक ए आपने काम दिया, आपने कहा कि ए स्टूडेंट जो है वो बी को काम पकड़ा देगा, वो उसका काम चेक करेगा और बी का ए चेक करेगा, तो वो इन्वॉल्व रहते हैं किसी ना किसी तरह अपने कामों में, तो उससे उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर की तरफ नहीं जाता और कंस्ट्रक्टिव रहता है। और सबसे अहम बात यह है
कि टीचर को ये चाहिए कि जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं ना उनको बार बार उनके ऊपर बात करता रहे, लाइक वो डिस्कशन में रखे कि ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बिहेवियर है, ये अच्छी बात है, ये ज़रूर आप करें। जो अहम बातें हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बातें हैं, वो टीचर को बार बार बोलते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और बैड बिहेवियर्स को डिस्करेज करते रहना चाहिए। और एक बड़ी अहम बात मैं ये भी साथ शेयर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को अगर आपने पनिश करना है तो क्लास से निकालना उसका कोई हल नहीं है। अगर स्टूडेंट ने बैड बिहेवियर शो किया है तो बजाय इसके उसको आप क्लास से बाहर निकालें, उसको डिसरिस्पेक्ट करें या उसको आप जो है ना वो स्नब करें बिफोर द क्लास, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, आप उसको क्लास में ही रहने दें, लेकिन क्लास के बाद आप उसको काउंसलिंग करें, गाइडेंस उसको दें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो चीज़ें यानी आपने साथ साथ लेके चलनी है। अगर कोई शरारत करता है, किसी बच्चे ने कुछ डैमेज किया है, तो आप क्लास के सामने उनकी बेइज्जती ना करें। ठीक है, और सेकेंडली आप उनको क्लास से बाहर ना निकालें। ठीक है, क्लास के बाद में आप उन्हें बेशक समझा लें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जब आपने बात स्टार्ट की तो आपने कहा कि सब्जेक्ट पे कमांड होना बड़ा अहम है, बहुत अहम एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि टीचर्स हमारे जो हैं वो प्रेपरेशन के साथ नहीं जाते। वो क्लासरूम में अगर टीचिंग के लिए जाते हैं तो वो तैयारी के साथ नहीं जाते। इवन दो आपको कमांड हो सब्जेक्ट पे, आपको बड़ा वेल प्रिपेयर्ड क्लासरूम में जाना चाहिए। और बाकी बड़ा मैं आपकी जो आपने तरीके बताए कि आप कैसे डील करें बैड बिहेवियर को, तो कहीं मुझे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की झलक नज़र आई, तो कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने देखा, आपने कहीं रीइंफोर्समेंट की बात की। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं बिहेवियरल मैनेजमेंट के, तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ वो भी शेयर करें कि वो कौन से उसूल हैं जिनसे हम बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया डॉक्टर साहबा। ये इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए जो है ना कुछ प्रिंसिपल्स जो है बुक्स में भी मेंशन है और कुछ जनरली मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो अगर आपने इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है और बिहेवियर को मैनेज करना है, तो उसमें ज़रूरी बात यह है कि आप क्लासरूम में स्पोर्टिव इन्वायरमेंट जो है ना वो क्रिएट करें। ठीक है, क्लासरूम का जो अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है और बाकी रिसोर्सेज का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर करें। ये सबसे पहले एक तो ये प्रिंसिपल है। फिर आप मैक्सिमाइज करें अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को मौका दें कि वो सीख सकें। ठीक है, उन इफेक्टिव टीचिंग तभी होनी है। इफेक्टिव टीचिंग से क्या मुराद है? इफेक्टिव टीचिंग बेसिकली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो हम कहेंगे ये इफेक्टिव टीचिंग है। अब आपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव जब अचीव करने हैं तो उसमें ये बड़ा अहम प्रिंसिपल है कि आप जो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है उनको मैक्सिमाइज करें। ठीक है, उनको मैक्सिमम मौका दें, उनको इन्वॉल्व करें, उनसे सवालात करें ताकि वो लर्निंग कर सकें। फिर इसके अलावा जो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटजीज़ हैं या वर्क है उसको इन्हांस किया जाए। ठीक है, यानी फिर इसके अलावा स्कैफोल्डिंग का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने इफेक्टिव टीचिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, तो आप स्कैफोल्ड करें स्टूडेंट्स को। डॉक्टर साहब, ये जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं चाह रही हूँ कि आप ये हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता दें कि एक्चुअली ये क्या है। ओके डॉक्टर साहब, ये जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ये है कि जो स्टूडेंट है जब वो एक लर्निंग कर रहा होता है और किसी स्टेज पे उसकी जाके लर्निंग रुक जाती है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं आगे क्या सीखूं, या उसको उस प्रॉब्लम के अंदर कन्फ्यूजन्स होती हैं, अब उसको हेल्प रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो उसको कोई सीनियर बंदा, चाहे वो उसका कोलीग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, वो उसको हेल्प करता है और उस जो प्रॉब्लम है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ना, जहाँ पे उसकी रुकी होती है डेवलपमेंट, कोई सीनियर उसको हेल्प करके स्कैफोल्ड करता है और उसको मास्टरी ऑफ टास्क बनाता है। वो जो चीज़ वो नहीं सीख पा रहा होता वो किसी टीचर की मदद से, किसी सीनियर की मदद से वो सीख पाता है और उस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जहाँ पे उसकी डेवलपमेंट रुकी होती है उसको क्रॉस कर जाता है। तो ये स्कैफोल्डिंग करने से भी जो आप टीचिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट जो स्लो लर्नर हैं या वो स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट हैं या जिन्होंने क्लासेस मिस कर दी हैं, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दे के उनकी क्लासेस को मैनेज करते हैं और उनको स्कैफोल्ड करते हैं। जहाँ जहाँ उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ जहाँ वो रुके होते हैं, उनको आप वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं
और उनको उस प्रॉब्लम का मास्टर बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है वो अडॉप्ट की जा सकती है। लाइक स्टूडेंट्स को कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क करवाए जाएं, ठीक है, उनको टास्क दिए जाएं क्लासरूम के अंदर और वो कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ स्टूडेंट इंटरेक्शन से वो उस टास्क को सीखें, लर्न करें या उन कॉन्सेप्ट्स को सीखें। और इसके अलावा इट्स बेटर कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाएं। कंस्ट्रक्टिव जो फिलॉसफी है टीचिंग की और लर्निंग की, उसको आप अडॉप्ट करें तो आप डेफिनेटली इफ़ेक्टिव टीचिंग करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ी अहम बात जो कम्युनिकेशन की हम करते हैं कि टीचर अगर इफ़ेक्टिव टीचिंग करना चाहता है तो वो अच्छी कम्युनिकेशन के साथ है, यानी उसकी वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इवन रिटन कम्युनिकेशन वो बड़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज, उस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बहुत सादा और क्लियर होनी चाहिए। मतलब ऐसी वोकेबलरी ना बोलें जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाते। अगर तो आप सादा ज़ुबान में उनसे बात करें और बड़े क्लियर अंदाज में उनसे बात करें ताकि वो जो कॉन्सेप्ट आप सिखाना चाह रहे हैं वो उनको समझ आ जाए, यानी उनके लेवल पे आके जहाँ तक वो अंडरस्टैंड करते हैं आप वहाँ से बात करें। एग्जैक्टली। और हर क्लास का ना डिफरेंट टेम्पो होता है। आप एक ही कॉन्सेप्ट को एक क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं ना, अगर आप उनका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट लेना तो आपको पता चलेगा कि हर क्लास मुख्तलिफ लेवल पे खड़ी है उस कॉन्सेप्ट में। तो जहाँ पे कोई क्लास के स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप टीचिंग करें, रादर देन कि उनको डायरेक्ट एक आप 10th कोई चीज़ पढ़ाएं तो पहले 1 तो सिखाएं, फिर 2 सिखाएं, फिर 3 सिखाएं। तो स्टेप बाय स्टेप टीचिंग करेंगे तो डेफिनेटली टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपने बात कही स्टेप बाय स्टेप टीचिंग की, और ये कि बच्चे के लेवल पे आके देखें, अगर हम मॉन्टेसरी लेवल पे जाके इन चीज़ों को देखें तो वो टीचर बहुत मेहनत करते हैं ना। वो बच्चे को, आपको फ़ील हो रहा होता है कि बुक के एंड तक आते हुए जो चीज़ें बच्चे, आपको फ़ील होता है ये बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन वो ए से शुरू करती हैं थोड़ा थोड़ा करके, एट द एंड ऑफ द ईयर वो बच्चा इतना कुछ परफॉर्म कर देता है। वही बच्चा, उसी एज का दूसरा बच्चा जो सिस्टम का पार्ट नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, वो उन चीज़ों को देख ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली टीचिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपको बच्चों के लेवल पे कहीं आना पड़ता है, कहीं आपको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके एलैबोरेट करना पड़ता है, फिर डेफिनेटली आप बार बार रीइंफोर्समेंट करते हैं, रिवीजन करते हैं, और एट दी एंड जो है वो स्टूडेंट जो है काफ़ी कुछ सीख लेता है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में तो काफ़ी बताया है। अब हमें ये बताएं कि ये जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है कि पुट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये क्या है और ये कैसे करें? अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाएं। देखें, ज़ाहिर है आज जो हम बात करेंगे वो क्लासरूम के हवाले से या स्कूल की इन्वायरमेंट के हवाले से होगी। तो जो थ्योरी है, अब थ्योरी क्या है, फ़र्ज़ कर लें एक स्कूल है, उसके अपने रूल्स हैं, वो थ्योरी है, ठीक है। उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो थ्योरी है। थ्योरी क्या है? जो रिटन डॉक्यूमेंट है, ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट है, और उसको आपने प्रैक्टिस में लाना है, या आप चाहते हैं कि वो जो रिटन रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और वो नज़र आए चीज़ें होती हुई। वो स्कूल के अंदर भी हम देखना चाहते हैं और क्लासरूम के अंदर भी देखना चाहते हैं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थ्योरी को प्रैक्टिस में लाएं, अदरवाइज़ जब तक प्रैक्टिस में कोई चीज़ नहीं आएगी तो फिर थ्योरी में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। प्रैक्टिस में आएगी तो उसका फ़ायदा भी होगा, और अगर हमें उसके डिसएडवांटेजेस भी नज़र आएंगे तो हम अपनी पॉलिसी को दोबारा इम्प्रूव करेंगे या रिविज़िट करेंगे। अच्छा, अब सवाल आपका ये भी था कि कैसे ये लाएं। तो आप देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर करना शुरू कर दें स्कूल के अंदर तो थ्योरी प्रैक्टिस में आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ कि हम रूल ये बनाते हैं स्कूल के अंदर कि रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है, या रिस्पेक्ट अदर्स। अब ये हमने रूल बनाया और इसको हमने ये जर्नल एक डिस्क्रिप्शन दी। अब मैं इसको एज ए टीचर या एज ए स्कूल का कोई भी कोलीग है मेरा, मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार जब आपने सवाल करना है ना तो हैंड रेज करें क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। ये नहीं कि 10 लोग हैंड रेज करेंगे तो वो आप दूसरे को जैसे आप सवाल कर लेते हैं तो आप हम परेशान हो जाए एज ए टीचर कि किसको कहें कि यार आप बताओ। तो वो जो बारी है, पहले अगर आपने बात करनी है किसी से तो आप हैंड रेज करें, मैनर्स के साथ और रिस्पेक्ट के साथ आप हाथ खड़ा करें, आपकी बारी आ जाएगी।
अच्छा, इसी बात को यूँ मैं कहूँ कि रिस्पेक्ट अदर्स में थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना है, तो मैं कहूँ कि ये जो आपका हैंड वॉश करने का रूम है, या उसमें भी आपने किसी को पुश नहीं करना। लाइक अगर आप लाइन में खड़े हैं तो डू नॉट पुश ईच अदर, आप रिस्पेक्ट अदर्स को आप क्या करें, प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। इसी तरह अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो हम कहेंगे कि आप जो है ना वो किसी को बुलिंग ना करें, ठीक है। तो बुलिंग ना करना आपका कहना वो, और क्लासरूम में उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये क्या होगा, ये आपकी थ्योरी प्रैक्टिस में आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज़म एक थ्योरी है या फ़िलासफ़ी है टीचिंग लर्निंग की, और टीचर क्या करता है, वो एक्टिविटीज़ उस तरह की डिज़ाइन करता है जिससे स्टूडेंट्स नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं रादर दैन टू मेमोराइज द नॉलेज, ठीक है। तो वो थ्योरी जो कंस्ट्रक्टिविज़म की है उसको आप प्रैक्टिकली उन एक्टिविटीज़ की फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं और वो लर्न करते हैं। तो थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना ज़ाहिर है वो टीचर का भी काम है और वो हेड मास्टर का भी काम है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसका भी काम है। तो वो ये सारे मिल के जो पॉलिसी सेट करते हैं उनको फिर फर्दर जो है वो जो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट हैं उनको जो है प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने एक बात की थी कि रिवॉर्ड्स दें, कहीं पनिशमेंट की बात की, कहीं रिवॉर्ड्स की बात की, तो इसका अगर हम कहें प्रैक्टिस में लाएं कि ये इसके बारे में जो थ्योरी पढ़ी जाती है इसको अगर हम प्रैक्टिस में लाएं तो इसका क्या रोल है इसको प्रैक्टिस में लाने में? डॉक्टर साहब ये जो रिवार्ड और पनिशमेंट हैं ये बेसिकली मोटिवेटर्स हैं आपको किसी भी काम करवाने के लिए। स्टूडेंट से हमने चूँकि लर्निंग करवानी होती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं तो रिवार्ड्स और पनिशमेंट दोनों बड़े ज़रूरी हैं। वैसे जैसे मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान में ये बैन है पनिश करना, कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी भी टाइप की कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है ना, ये कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं एज ए टीचर, मैं अगर मेरे से पर्सनल राय लेना तो मैं ये कहूँगा कि वो जो नारा है ना, मार नहीं प्यार, मैं कहूँगा कि कभी कभी मार। यानी स्टूडेंट्स को ये ऐसे ही है कि एक दरख्त आप लगा दें और बाग का माली ना हो ना, तो वो जो शाखें हैं दरख्त की वो बहुत इधर उधर फैल जाती हैं। लेकिन अगर माली मौजूद हो किसी बाग का तो वो उस दरख्त की शाखों को जो गलत निकलती हैं उनको साथ साथ तराशता रहता है और जो वो बनाना चाहता है उस पौधे को उसकी वो शक्ल बना देता है, ठीक है। तो टीचर चूँकि स्टूडेंट्स की पर्सनालिटीज़ को डेवलप करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं और ज़ाहिर है फ्यूचर के लिए उनको तैयार करते हैं, तो टीचर को और पेरेंट्स को मुझे लगता है कि कभी कभी वो शाखें काटनी चाहिए जो गलत निकलती हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा कि पनिशमेंट का तरीक़ाकार या नेचर बदल सकती है। कभी आपको सिर्फ इशारा कर देने से वो शाख कट जाती है या वो गलत बिहेवियर नहीं नज़र आता हमें दोबारा। कभी कभार आपको कहना पड़ता है, लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, डांटना पड़ता है, और फिर कभी कभार आपको फिज़िकल पनिशमेंट भी देनी पड़ती है डिपेंडिंग कि वो शाख कितनी सख्त है, ठीक है। उसको आपने इशारे से सिर्फ नॉन वर्बल एटीट्यूड से ख़त्म करना है, एक्शन से, या आपको बोल के वो चीज़ रोकनी है या आपको फ़िज़िकल पनिशमेंट दे के रोकनी है। तो डिपेंड करता है कि गलती की नेचर क्या है और सिखाना कितना है। तो मुझे लगता है कि पनिशमेंट भी एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो राइट ट्रैक पे आएँ और पॉजिटिव जो बिहेवियर है वो शो करें रादर दैन कि वो नेगेटिविटीज़ में पड़ें। रिवार्ड डेफिनेटली टीचर को क्लासरूम के अंदर और इंस्टीट्यूशन को भी स्टूडेंट्स के लिए रिवार्ड रखने चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव मोटिवेटर है कि आप उनको गिफ्ट्स दें, आप उनको प्राइजेज़ दे दें, या आप उनको ऑनर दे दें, या आप उनको ट्रॉफ़ीज़ दे दें। तो रिवार्ड्स डेफिनेटली बहुत अहम रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, और वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होके, पहले से ज़्यादा पैशनेट होके वो अपने काम को करते हैं। तो रिवार्ड्स और पनिशमेंट की बड़ी अहमियत है। आपने तो डॉक्टर साहब इमाम गज़ाली वाली बात कर दी छड़ियों की, कि उन्होंने आखिरी हल के तौर पे कहा कि आप आखिरी हल ये है कि आप 3 छड़ियों तक मैक्सिमम सज़ा दे दें। तो ज़ाहिर है कि आपको अगर स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली ये एहसास दिया जाए कि आप कुछ भी करें तो आपको प्यार ही मिलना है और टीचर जो है वो बाउंड है, वो आपको कुछ नहीं कह सकता, तो डेफ़िनेटली उसके नताइज जो है वो डिफरेंट आएंगे।
और आज के प्रोग्राम में हमने बड़ी अहम गुफ्तगू की, जैसा कि हमने इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात की, हमने थेरी एंड प्रैक्टिस की बात की, बिहेवियर को देखा कि बिहेवियर क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है, बिहेवियर को मैनेज कैसे करना है, अनडिज़ायर्ड बिहेवियर के साथ डील कैसे करना है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हमने बिहेवियर को डील करना है। इसके बाद हमने प्रिंसिपल्स को देखा और उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हम बोलते हैं, सुनते हैं कि थेरी को प्रैक्टिस में लाएं, थेरी को प्रैक्टिस में लाएं, तो एक्चुअली हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स थेरी को प्रैक्टिस में किस तरह से ला सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।